हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 16 सितंबर का सेकंड शिफ्ट सॉल्व करेंगे। इस शिफ्ट के अंदर जो 25 क्वांट के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है या नहीं। किसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बट प्लीज़ डू शेयर मी कि आप लोगों को समझ आता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पी और क्यू का हमें वैल्यू दे रखा है। P/Q दे रखा है 4:1। ठीक है, तो बस पुट कर देते हैं। 5 इंटू पी 20 प्लस में 3, तो ये हो गया 23 में 20 माइनस 3 17। तो रेशियो कितना आ गया 23:17। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो √18 में अगर किसी को नहीं आता तो मैं आपको बता देती हूँ कैलकुलेट करना। देखो 18 के आप क्या करो, फैक्टर बनाओ। 2 9 तो 2 इंटू 3 इंटू 3 बन गया। 2 3 6, 6 3 18। अब जो भी पेयरिंग में है वो क्या होता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट में 2। 18 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 अंडर रूट में 2 प्लस में √2, और इसका क्या करना है हमने स्क्वायर। अब देखो ये प्लस कैसे होगा, जैसे x होता है, x अगर हमारे साथ में फैक्टर होता है तो ये मान लो ये आपके साथ में क्या है, ये x का फैक्टर है और इसके बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है। तो 3 + 1 4 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट की जगह बन गया। अब सेकंड ब्रैकेट ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 8 की जगह हम क्या लिख देंगे 2√2 प्लस में √2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को आपस में क्या करना है माइनस। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 4 4 16, 16 2 32, क्योंकि देखो √2 इंटू में √2 जब आप करेंगे तो क्या रिजल्टेंट मिलेगा 2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 32 माइनस में 3 3 9, 9 2 18, 32 माइनस 18, आंसर विल बी 14। तो देखो मैंने बेसिक से इसलिए करा है, कोई होता है जिसको नहीं आता समझ में, तो सबको समझ आना चाहिए। हाँ, तो ये नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। एलसीएम ले लेंगे 12, देन 10 प्लस में 9, तो फर्स्ट आ गया 19/12। ये यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगा देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं 3 8 24, देन 21 माइनस में 8, 21 माइनस में 8 13/24। 13/24 देखो डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया तो ये टर्म क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 24/13। तो 12 1 12 2 तो आंसर विल बी 38/13। ठीक है, 38/13। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ABC, A, B और C, ABC का इन्वेस्टमेंट बताया है, ये बताया है उसने 24,000। देखो मैं सब में से ना 1000 मैं इनिशियल स्टेज पे से ही क्या कर देती हूँ, एलिमिनेट कर देती हूँ। तो A का जो इन्वेस्टमेंट है 24, ये है 36 और इसका है 40। आगे वो बोलता है A का इन्वेस्टमेंट कितने टाइम चला है, 12 महीने चला है, B का चला है 8 महीने और C का चला है 6 महीने। अब देखो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होता है उनका, कैपिटल इंटू टाइम के रेशियो में। कैपिटल इंटू टाइम करके ये सब कुछ रेशियो में ले आओ, तो जो रेशियो होता है उसी रेशियो में उसका प्रॉफिट क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, और हमने बताया है टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है 50,000 हुआ है, टोटल प्रॉफिट हुआ है 50,000। हमें बताना है क्या, बी का शेयर। ठीक है, बी को कितना प्रॉफिट दिया जाएगा वो बताना है। तो देखो 12 1 12, 12 3 36, मैं यहां से इसको 20 कर दूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो ये भी 12 बन गया, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर देन 4 2 8, 4 5 20 और 4 6 24। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 6:6:5। तो डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होता है, रेशियो के सम से 17, और बी का चाहिए तो बी का हमारा शेयर कितना है 6 यूनिट। तो ये हो गया 6 5 31, इसको डिवाइड करना है किससे 17 से। तो देखो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 1 17 पे देखो 1 स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है, तो आप फर्स्ट उसके अंदर ही टिक करके से निकल सकते हो। अगर ऑप्शन सबके डिफरेंट है ना तो बस ऑप्शंस के थ्रू ही आप जल्दी से उसे टिक करके निकल जाओ, नहीं तो बाकी आप पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आपका यही आएगा 17,647। थोड़ा ऑप्शंस पे भी नजर रखना जरूरी है, क्योंकि मतलब कभी कभी
आंसर ही आपको, ऑप्शन ही आपको बता देते हैं कि एलिमिनेट कौन सा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ अ कमेटी ऑफ 9 मेंबर्स, एक कमेटी के अंदर 9 लोग हैं जिसकी एवरेज एज कितनी बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई। पहले एवरेज एज कुछ भी थी, अब जो एवरेज एज है वो पहले से कितनी बढ़ गई, 3 साल बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी, जब उसके अंदर 2 मेन थे 42 और 44 ईयर्स के, 42 प्लस 44 ईयर्स। तो देखो वो दोनों मेन अगर मिला के मैं बात करूं तो वो दोनों मेन थे 86 ईयर्स के, उन दोनों मेन की जगह पे क्या आ गई, 2 वुमेन आ गई। ठीक है, 2 वुमेन के आने से सबका जो एवरेज एज है वो कितना बढ़ गया, 3 साल बढ़ गया। तो हमसे पूछा जा रहा है द एवरेज एज ऑफ दीज 2 वुमेन्स। देखो सपोज अगर उन दोनों वुमेन का टोटल एज 86 रहता तो हमारे एवरेज पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब वो दोनों वुमेन आई हैं तो डेफिनेटली उन दोनों वुमेन की ही एज क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा एवरेज भी बढ़ गया। तो देखो एवरेज टोटल कितना बढ़ गया, 9 इंटू में 3, 27। तो जो हमारा ये 27 यूनिट बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है, वुमेन की एज की वजह से। तो ये 27 यूनिट हम इधर ऐड कर देंगे तो जो वुमेन्स आई हैं उनका सम ऑफ द एज कितना आ जाएगा, 113। तो ये जो दोनों वुमेन आई हैं उनका सम ऑफ द एज है 113 और हमसे पूछा है इनका एवरेज। तो एवरेज निकाल देते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 0.5, 56.5 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहते हैं देयर आर 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स और 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 6 क्रमागत पूर्णक और 5 क्रमागत पूर्णक है। तो देखो जो 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं हम मान लेते हैं उनका एवरेज कितना है a, और जो 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं उनका एवरेज मान लेते हैं हम कितना है, b है। ठीक है, अभी ये टर्म्स आ गई समझ में, अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स, जो 6 वाले का इंटीजर है वो कितना है, 2 कम है 5 वाले के इंटीजर से। वो हमसे कहना चाह रहा है जो a का वैल्यू है वो b से क्या है, 5 कम है। तो अगर मैं a के अंदर 2 ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी b हो जाएगा, 5 नहीं b। ठीक है, अगर मैंने, क्योंकि a वो बोल रहा था 2 कम है एवरेज, ठीक है ना, ये एवरेज का वैल्यू है हमारे पास। अब वो कह रहा है द सम ऑफ 5 इंटीजर्स। अब देखो सम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 5a, और इसका सम कितना हो जाएगा, 6a। ये हो गया सम टोटल। अब वो सम की बात जो कर रहा है, द सम ऑफ 5 इंटीजर्स, जो 5 इंटीजर्स का सम है वो कितना है, 4 ज्यादा है किससे, 6 वाले से। तो अगर मैं 6 वाले के अंदर 4 और ऐड कर दूं तो ये 5 वाले के सम के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब देखो 5 यहाँ पे b आएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, सम फाइंड द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स। हमसे a का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, हमसे यही पूछा गया ना, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स, a का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब ये जो मेरे पास b की वैल्यू है इक्वेशन 1 में, ये मैं किस में रख दूंगी, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रख देते हैं। तो ये कितना हो गया, 6a प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में b हटा के मुझे क्या रखना है यहाँ पे, a प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 2। तो ये हो जाएगा 5a प्लस में 10। तो मेरे पास यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, 6। यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में, a का वैल्यू कितना आ गया, 6। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है 75% ऑफ अ नंबर, हमें नंबर नहीं पता, हम मान लेते हैं x का 75% किसके बराबर है, 15 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। जब उसी नंबर का 2/3 करें और उसके अंदर क्या कर दें, 15 ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ये हो गया 3/4x, ये प्लस है इधर आके माइनस 2/3x इज इक्वल्स टू में 15। एलसीएम ले लेंगे 12, 9 माइनस में 8, दोनों के साथ x लगा दो, इज इक्वल्स टू में 15। तो x/12 इज इक्वल्स टू में 15, और 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, 180। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 180। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन किसका है, ये है इंस्टॉलमेंट्स का, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का। किसके अंदर है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या देना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देने। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वो कह रहा है एक टीवी सेट है जिसका कीमत है 19,650।
ठीक है। अब इसे खरीदने के उसने दो तरीके बताए, या तो आप इसे कैश में ले जाओ, पूरा पूरा 19,650 दे दो, और अगर नहीं है तो पहले क्या करो, 3100 रुपए की डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट समझ में आता है ना, कि कुछ चीज खरीदने से पहले थोड़ा सा डिपॉजिट करा दिया, बाकी की जैसे हम सब देखते हैं आजकल EMI बन गई, और EMI पे हमारा कुछ इंटरेस्ट लग के फिर वो पेमेंट क्लियर होती है, वो इंस्टॉलमेंट्स बना देता है आपका, बनाता है ना। तो बिल्कुल वही, कि या तो आपने उसको दे दिया 19,650, या फिर आप उसको 3100 का डाउन पेमेंट कर दो। अगर मैंने 3100 का डाउन पेमेंट करा तो 05561, तो ये 16,550 रुपए हमें कैसे देने पड़ेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। और कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, ठीक है। जिसके अंदर वो 10% का क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और कैसा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हमें बताना है क्या कहते हैं कितने का एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो देखो 10 से 11 ये वाला प्रिंसिपल होता है, और यहाँ पे ये होता है इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल समझ में आया, ये वाला जो अमाउंट है जो आपको पे करना है। तो 10 से 11 मतलब 10 रुपए थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट रख के क्या हो गया 11, 10 से 11, और ये हो गया 10 से 11, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, ठीक है। 10 से 11 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1331। बट देखो ये हमें प्रिंसिपल का वैल्यू बताना पड़ेगा, ये 321 3 इंस्टॉलमेंट्स में था ना, 321, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो आपके पास, देखो ये समझने के लिए अब अपने अपने दिमाग से कैसे समझा जा सकता है, हमारे पास 3 टर्म्स ही होनी चाहिए, 10 इंटू 10 इंटू 10। ऊपर में देखो 2 टर्म्स है, 10 इंटू 10, तो नेक्स्ट जो टर्म हो जाएगी वो आएगी 11। ये वाला जो 11 है, जो 7 वाली टर्म है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऊपर में 10 की पावर 1 है, तो 10, और बाकी की जो 2 जगह है वो कौन फिल करेगा, 11। तो ये कितना बन गया, 11 11 सा 121 0। फिर ये हो जाएगा 1100, और ये हो जाएगा 1000। अब देखो इंस्टॉलमेंट के केस में तो हमने तीनों टर्म्स को क्या करा था, मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को प्लस करेंगे। तो ये हो गया 0133। तो ये जो हमारे पास 3310 आया है, इसका वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 16550। तो 16550, तो एक इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी, 16550 डिवाइडेड बाय 3310, और एक इंस्टॉलमेंट बतानी है तो 1331, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो ये 321 कैसे चला, 3 टर्म्स थी, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो 321 करा। अगर 4 इंस्टॉलमेंट्स होती तो ऐसे ही 4321, फिर ये आपको समझ में आ जाए। तो अब ये आप अपने ब्रेन से कैसे समझ सकते हो, मैंने आपको बता दिया, 3 10, फिर 2 10 और 1 11, फिर 10, ऐसे करके। बस ये याद रखना, प्रिंसिपल वाले जो जितने अमाउंट निकलेंगे वो आपस में प्लस होंगे, और इंस्टॉलमेंट में तीनों टर्म्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। आगे कर देते हैं, ये 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, ये हो जाएगी 6655, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना आ गया, 6,655 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है एक मोबाइल फोन रिटेलर सेल करता है P पे, और उसका प्रॉफिट कितना होता है, 20%। सपोज जो उसका कॉस्ट प्राइस था वो था 100, उसने 100 की चीज कितने पे बेची, 120 रुपए पे, जिसको उसने बोला P पे बेची, जो उसने सेलिंग प्राइस था उसको P मान लिया, ठीक है। ये हमारे पास P का वैल्यू आ गई 120 रुपए। फिर वो बोलता है उसके बाद जब फेस्टिव सीजन आया तो जो उसने मार्क प्राइस था वो कितना सेट करा, 1.5 P। तो मतलब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, P का वैल्यू यही है ना। तो ये कितना हो गया, 15 इंटू 20, 15 इंटू 12, ये हो जाएगा 180। एक और जीरो नहीं लगाएंगे, डेसिमल से हट ही जाएगा, तो कितना आ गया 180। 180 का उसने मार्क प्राइस सेट करा। उसके बाद वो बोलता है उसके ऊपर उसने क्या दिया, 10% का डिस्काउंट, मतलब उसे 90% की वैल्यू पे बेचा। तो 18 9 जा 162, 100 की चीज फाइनली उसने कितने की बेच दी, 162 रुपए की। तो हमसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट हुआ है तो कितने परसेंट का हुआ है, तो 100 की चीज 162 पे बेचेंगे तो 62% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक गैजेट को बेचा गया 15% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अब हम सबको इतना पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है, अंकित मूल्य पे ही होता है। अगर मैं मार्क प्राइस का 15% डिस्काउंट कर दूं तो 85% की वैल्यू में हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब उसके आगे क्या बोल रहा है, जो उसने बेचा उसके अंदर उसे क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस के ऊपर, ठीक है। और जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो कितना है, 450 रुपीज। जो 20% का वैल्यू है वो कितना है, 450। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 20% निकालूं तो 450, तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 450 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस यहां से कैलकुलेट कर देते, ये हो जाएगा 055 2250, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और उसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूं, प्रॉफिट कितना है 450 रुपए का, तो 0 4 5 7 2700 का उसने बेच दिया, ठीक है। इतना कैलकुलेट करके इतना समझ में आ गया, ये 2700 रुपए का बिका। अब वो पूछता है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो मार्क प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दे, ठीक है ना। अब हमें बताना है दूसरा सेलिंग प्राइस अगर वो मार्क प्राइस पे क्या दे, 25% का डिस्काउंट। तो देखो मैं यहां से मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस किसके इक्वल होगा, 2700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 85। और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, जब हम इसको क्या कर देंगे, किसके ऊपर बेचेंगे, 25% डिस्काउंट मतलब 75% की वैल्यू पे। 5 ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। 27 इंटू 15 ये हो जाएगा 405। अब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 2 ज़ा 34, ऑप्शंस में 2 सब जगह है, देन उसके बाद 5 है, सेकंड यूनिट पे 8 है या 3 है, तो ये हो जाएगा 17 3 ज़ा 51। तो फर्स्ट 2 डिजिट आ गए 23, जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसे ऑप्शन से टिक करके बाकी आप पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2382.35। अब वो बोलता है ABC एक काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, ये जाएगा 3 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट, ये इनके एफिशिएंसी के यूनिट्स हैं। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक A to finish the work if he receives help from BC every third day। देखो कहना क्या जा रहा है, पहले दिन सिर्फ A काम करता है, दूसरे दिन भी सिर्फ A काम करता है, और जो तीसरे दिन है वो तीनों काम करते हैं। तो तीसरे दिन कितने यूनिट काम कंप्लीट होगा, 6 यूनिट। तो 3 दिन में कितने यूनिट काम कंप्लीट हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट काम कंप्लीट हुआ कितने दिन में, 3 डेज के अंदर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये काम पूरा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 5 जा, ये तो 5 डेज आए, बट ये काम कितने दिन का था, 3 दिन का, तो 5 3 जा 15। तो टोटल काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 15 डेज। देखो वो बोल रहा है 2 डिफरेंट तरीके की दालें हैं, राइस है सॉरी, एक का प्राइस है 80 रुपीज पर केजी और दूसरे का है 120 रुपीज पर केजी, जिनको मिलाया गया है एक प्रपोर्शन में। उसने हमें प्रपोर्शन नहीं बताया, मान लेते हैं x यूनिट और इसको मिलाया जाएगा 5y यूनिट। तो देखो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं मिक्सचर का, प्राइस इंटू क्वांटिटी का रेशियो प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी का रेशियो अपॉन में सम ऑफ द रेशियो, सो x प्लस वाई। ये करके हमें यहाँ पे क्या मिलता है, कॉस्ट प्राइस मिलता है। बट उसने हमें बताया है कि उसने वो जो मिक्सचर था उसे बेचा है 132 रुपए पे, जिसके अंदर उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 120% कर दूं तो कितना मिलेगा, 132, ठीक है। तो 12 1 जा 12 11 जा, तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना आया, 110। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फैक्टर क्या आएगा, 110, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द रेशियो, बस हमें रेशियो बताना है कि किस रेशियो में मिलाया गया है, तो x/y का हमें रेशियो बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 80x प्लस में 120y इज इक्वल में 110x प्लस में 110y। तो ये हो जाएगा 30x इज इक्वल्स टू में 10y। तो x/y का रेशियो कितना आ गया, x/y, x का जो रेशियो आएगा इसके साथ वाला आएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 और y का रेशियो 3, तो x/y कितना आ गया, 1:3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो वो कह रहा है द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ अ कार्स
कार एंड बस, कार एंड बस का जो स्पीड का रेशियो है वो कितना दे रखा है 3:4। इफ बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर इन 4 आवर्स। अभी बस की बात हो रही है, वो क्या कह रहा है, जो बस है वो 320 किलोमीटर कवर कर देती है 4 घंटे में। तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 4 8 32 0। मतलब जो ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ कार। हमें कार का स्पीड पूछा गया है, तो कितना है 3 इंटू में 20, तो स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है एक इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट करा है कुछ स्कीम्स में P Q R, ठीक है, तीन स्कीम्स के अंदर एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट करा है। तो और जो उसको उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, P के अंदर उसे मिलता है 7%, Q के ऊपर मिलता है उसे 9% और R पे मिलता है उसे 11% का रिटर्न। ठीक है, वो कहता है द टोटल इंटरेस्ट, जो ये सब उसको इंटरेस्ट मिले तो उसके अंदर जो कैलकुलेट करा तो टोटल इंटरेस्ट उस बंदे को एंड ऑफ द ईयर कितना मिला 2520 रुपए का। और जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है, अब देखो वो जो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है वो हमें पहले रेशियोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसने बोला है आर कितना है, आर वॉज 250% ऑफ किसका, 250% ऑफ पी। मैं पी यहां ना लिख के यहां लिख देती हूँ ताकि आपको आर और पी का रेशियो सामने सामने दिख जाए। और फिर सेकेंडली बोलता है 250% ऑफ द पी एंड, जब भी बीच में एंड लगे, ये आपका रीजनिंग में भी काम में आता है, जब भी एंड लगे तो बात हो रही होती है पहली टर्म की। फिर अगेन वो आर को ही कंपेयर कर रहा है, आर इज 300% ऑफ किसका, क्यू का। ठीक है, 300% ऑफ क्यू। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करके निकाल लेते हैं, ये 5 5 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे 5:2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 3:1। अब देखो आर दोनों में कॉमन है तो इनके रेशियो को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई दोनों वैल्यूज को और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई दोनों वैल्यू को, तो कितना आ जाएगा ये 15/6 और ये हो जाएगा 15/5। तो पी क्यू आर का रेशियो कितना आ गया, पी आ गया 6, क्यू का रेशियो कितना आया हमारे पास 5, ठीक है 6 5, और ये कितना आ गया आर आ गया 15। तो ये किस रेशियो में इन्वेस्ट हुआ था 6:5:15। अब बस आपको बस ये रेशियो से निकालना आना चाहिए था, बाकी तो इजीली हो जाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब टाइम तो हमारे पास 1 ही है, 1 साल की ही बात है, तो कर लेते हैं। प्रिंसिपल पी की बात है तो 7 इन्वेस्ट हुआ है 6% पे, प्लस नहीं सॉरी 6 हुआ है 7% पे, उल्टा हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 इन्वेस्ट हुआ है 9% पे, प्लस 15 इंटू में 11%, और इसका इक्वल हमें कितना मिला है 2520। ठीक है 2520। जस्ट ऐसे मैं यहां से ये थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है, आगे देखो 2520 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 42। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे एक्स एक्स पुट कर दो। ठीक है 42x प्लस में 45x, और ये प्लस में कितना हो गया 11 इंटू 15 165x, ये किसके बराबर में हो गया, ये 2520, नीचे का 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 252 1 2 3। तो ये 252x किसके बराबर आ गया 252,000। x का वैल्यू यहां से कितना आ गया 1000। और हमसे क्या पूछा गया था, p के अंदर कितना इन्वेस्ट किया गया, तो p का रेशियो कितना है 6x, तो x का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो p के अंदर कितना इन्वेस्ट किया गया था 6000 रुपीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक टावर है जो कितना है 50 मीटर का। मैं एक फिगर बनाती हूँ, ये एक टावर मान लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। अब वो कहता है फ्रॉम इट्स पीक, उसके यहाँ से पीक मतलब उसकी ऊंचाई से सबसे जो उसका शिखर है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द टॉप और बॉटम ऑफ द नियर बाय बिल्डिंग। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये इसका टॉप है तो डिप्रेशन मतलब हम नीचे किस तरफ देख रहे हैं, तो वो किस पे देख रहा है, डिप्रेशन बन रहा है एक बिल्डिंग पे, तो दैट मीन्स बिल्डिंग उससे छोटी है। तो एक बारी तो वो
एंगल यहाँ बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, और एक बार ये एंगल यहाँ बन रहा है बिल्कुल बॉटम में, वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग की हाइट है ये बतानी है, और हमसे क्या बताना है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब ये जो बेस है इसका डिस्टेंस बताना है, हमें बेस बताना है। तो देखो ये जो हमने बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसके अंदर ये 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हम 1045 का मतलब 45 डिग्री लगा देते हैं। 1045 पे कितना होता है 1, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 50, और बेस कितना है हमारे पास b, तो बेस हमारे पास कितना आ गया 50। तो जो ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने हमसे सेकंड पॉइंट में पूछा है वो आ गया 50 मीटर। तो देखो डिस्टेंस जो है 50 मीटर बस यही है, बाकी तो सब जगह 25, 15 और 15 है। तो ये फर्स्ट पॉइंट से ही आप इसे सॉल्व कर सकते थे, तो डिस्टेंस आ गया उसका 50 मीटर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, गोले का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और जो कोन होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये गोला और ये शंकु, ठीक है। अब वो कहता है एक स्फेयर को उसने मेल्ट करके बनाए हैं 8 आइडेंटिकल कोन, 8 शंकु बनाए हैं, जिसके अंदर से हमें जो कौन है उसका रेडियस त्रिज्या दे रखी है और उसकी हाइट दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है रेडियस ऑफ द स्फेयर। ये जो आर का क्यूब है इसका वैल्यू हमें मतलब रेडियस का वैल्यू बताना है। तो देखो एक ऑब्जेक्ट को अगर आप मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये 4/3 पाई आर का क्यूब किसके इक्वल में आएगा, 8 कोन के वॉल्यूम्स के। तो 1/3 पाई आर कितना दे रखा है 3 इंटू में 3 इंटू में एच कितना है हमारे पास 4, ये 4/3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो आर के क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 8 9 72। अब देखो ये जो 72 है ये किसका क्यूब है, देखो अगर मैं 4 का क्यूब लूं, 4 का क्यूब क्या होता है 4 4 16, 16 4 64, और जो 5 का क्यूब है वो कितना होता है 125। तो ये जो 72 है वो 4 के क्यूब से तो बड़ा है और 5 के क्यूब से, मतलब 4 के क्यूब से बड़ा है और 5 के क्यूब से छोटा है। तो देखो 4 के क्यूब से बड़ा सिर्फ एक ही दे रखा है 4.16, और 5 के क्यूब से तो छोटा है, तो लेकिन ये 5.28 5 के क्यूब से बड़ा दे रखा है, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करके 4.16। अब हमसे पूछा जा रहा है द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज मेड ऑफ हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो एक जो हेक्सागन होता है हमसे पूछा जा रहा है उसके अंदर कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, तो देखो काउंट कर लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वो कह रहा है एक सर्कुलर फाउंटेन है विद अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो जो फाउंटेन लगे होते हैं, फव्वारे लगे होते हैं, वो आपने देखा होगा वो किस एरिया में लगे हुए होते हैं, सर्कुलर एरिया में लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बोलता है और वो जो फाउंटेन है उसके चारों तरफ एक ग्रास का बेड है, कितना है 3.5 मीटर वाइड। ये जो है 3.5 मीटर वाइड, ये क्या है ग्रास का बेड है, मतलब घास बिछी हुई है फाउंटेन के चारों तरफ। अब देखो फाउंटेन की त्रिज्या पहले थी 7, ठीक है, और अगर मैं यहां से लेके ये पूरा देखूं, ये जो पूरा बड़ा सर्कल है इसकी जो रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई, ये कितनी हो गई 7 + 3.5, तो ये हो गई 10.5 बड़ा वाला रेडियस। तो छोटा वाला रेडियस कितना है हमारे पास 7, और बड़ा वाला रेडियस है हमारे पास 10.5। तो हमसे क्या बताना है, हमें रेशियो बताना है एरिया ऑफ ग्रास बेड। ये जो ग्रास बेड है इसका एरिया निकालना है, वो कैसे निकलेगा पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। रेशियो बताना है किस किस का, ग्रास बेड का टू द एरिया ऑफ फाउंटेन, और एरिया ऑफ फाउंटेन क्या है पाई आर का स्क्वायर, यही बताना है। तो देखो ये कैंसिल कर देंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी कितना हो जाएगा 3.5, ये डेसिमल हटा देंगे इस 2 में, ये हो जाएगा 49, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा और 5 5 ज़ा 7 5 ज़ा 7 7 ज़ा 7 7 ज़ा। तो रेशियो कितना आया, यहाँ पे 5 बचा, ये 4, ये 2 2 ज़ा 4, तो रेशियो कितना आ गया 5:4। यही हमसे पूछा था 5:4।
वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का क्या फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है बेस एरिया इनटू में हाइट। अब हमें जो एक टेंट दिया है वो किसकी शेप का है? प्रिज्म की शेप का है, जिसके अंदर बेस एरिया हमें दे रखा है 20 और उसकी हाइट दे रखी है 6। हमसे उसका वॉल्यूम पूछा गया है, तो कर देते हैं 20 इंटू में 6, तो कितना आ गया? 120 मीटर क्यूब। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें स्लोप दे रखा है, स्लोप किससे डिनोट होता है? m से। हाँ, एक लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है y इज इक्वल्स टू में mx प्लस में c। ठीक है, तो और हमें पॉइंट्स दे रखे हैं x और y का पॉइंट दे रखा है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी लाइन है जो स्लोप से गुजरती है, जो -1 से गुजरती है। तो देखो अब इतना तो पता है हमारे पास जो x का फैक्टर है उसके साथ में क्या होना चाहिए? माइनस का साइन होना चाहिए। तो वो एक यहाँ है और एक माइनस का साइन यहाँ पे है। तो देखो अगर मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर x का वैल्यू कितना पुट कर दूं? 2, तो अगर मेरा y का वैल्यू 3 आ रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो y इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 प्लस का 5, तो y का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया? 3 आ गया। जब मैंने x को पुट करा और y मेरे पास कितना निकल के आ गया? 3। तो यही वाली लाइन है जो -1 के स्लोप से गुजरती है। तो m का जो फैक्टर था, m की जगह क्या आना था? -1। तो माइनस का यहाँ भी था, माइनस यहाँ भी था, तो ये ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन का है, ये हो जाएगा, इसको 9 5 जा और इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 3 जा 9, तो 3 अंडर रूट में 5 प्लस ये हो जाएगा 4 5 जा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में 5 और ये हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट में, यहाँ पे 1 लगा दो, तो ये हो गया 3 5 रूट 5 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो बोल रहा है 3 नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, और नॉन टचिंग दूर दूर है एक दूसरे से सर्कल्स हैं। जैसे देखो ऐसे बना दिया, एक सर्कल, 2 सर्कल, अभी मैं तीसरा सर्कल नहीं बना रही हूँ, तीसरा सर्कल अभी बना देंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स, उनकी कितनी अधिकतम स्पष्ट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास 2 सर्कल हैं जो दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा है, ओवरलैप भी नहीं कर रहा है, तो देखो उनके ऊपर कितनी कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो जो 2 सर्कल हैं उनके ऊपर 4 कॉमन टेंजेंट्स बन सकती हैं। अब देखो 3 सर्कल्स हैं, मैं सोचती हूँ कि ऐसे बने होंगे। ठीक है, तो जब मैंने इन दोनों को कंपेयर करा तो उनके अंदर कितनी कॉमन टेंजेंट्स निकली? 4। फिर मैंने इन दोनों को करा तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स हुई? अगेन 4। फिर मैंने ये दोनों सर्कल्स को करा तो इन दोनों के ऊपर भी कितनी कॉमन टेंजेंट्स निकली? 4। तो टोटल कॉमन टेंजेंट्स 3 सर्कल पे कितनी होंगी? 4। 2 पे 4 है तो 3 पे कितनी होंगी? 3 4 जा 12। डायरेक्ट भी कर सकते थे बट ऐसे करके समझ आ जाएगा, तो 12 कॉमन टेंजेंट्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन, एक सर्कल का थ्योरम होता है। एक सर्कल है, उसके अंदर सपोज 2 कॉर्ड्स हैं ए बी और दूसरी कॉर्ड मान लेते हैं सी डी। ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं ई पे, तो ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी। ठीक है ना, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये किसके इक्वल होंगे? सी ई मल्टीप्लाई बाय ई डी। ठीक है, अब आधा क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो गया। अब वो कह रहा है ए ई इज टू ई बी, ए ई इज टू ई बी हमें कितना दे रखा है? 2/3। तो ए ई हमारे पास कितना है? 2/5, मतलब रेशियो है ना, टोटल 5 में से 2 पार्ट कितना है? ए ई मल्टीप्लाई बाय ई बी, और ई बी कितना है हमारे पास? 3 पार्ट, कितने में? 5 में से x मान लेते हैं इज इक्वल्स टू। अब देखो CE और ED का रेशियो कितना दे रखा है? 5:2। तो इसको मान लेते हैं 5 पार्ट, मतलब 7 में से इसको y से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय ED कितना है हमारे पास? 2 पार्ट, किसमें से? 7 y में से। अब इन्हें आपस में देखो, ये 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3x² बाय 25 इज इक्वल टू 5y² अपॉन में 49।
तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर कितना रह गया, अगर मैं एक्स को यहीं छोड़ दूं और वाई यहाँ ले आऊं तो बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25 5 जा 125। अब देखो 125 एक ही ऑप्शन में था, यहाँ से टिक करा जा सकता था, बाकी आप चाहो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 49 करोगे तो ये आ जाएगा 147। बस अगर आपको ये थ्योरम पता थी तो हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक कॉर्ड है सर्कल के अंदर जो जिसका रेडियस है सर्कल का 10 सेंटीमीटर और वो सेंटर के ऊपर 90 डिग्री का एक एंगल बनता है। देखो ये एक सर्कल है, इसका सेंटर के ऊपर ये जो कॉर्ड है, ये जीवा है, ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये जो ट्राइंगल है ये कैसा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब वो कहता है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटर से कोई भी लाइन निकाल दूं और अगर वो जाकर सरकमफ्रेंस परिधि के ऊपर टच होती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, रेडियस है। तो देखो ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये दूसरा भी क्या है, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब वो हमसे क्या कहना चाहता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। ये जो शेडेड रीजन है इसका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। और ये कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ये मैं सेक्टर ही बना देती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा कितना डिग्री का, 90 डिग्री, थीटा बाय 360 डिग्री, पाई आर का स्क्वायर, रेडियस कितना हमें दे रखा है 10 इंटू में 10, तो 9 1 जा और 9 4 जा, 2 2 जा, ये 2 5 जा, देन 2 और ये 5। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया 25 पाई, इसमें से माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ इंटू में बेस, एक इसमें से बेस होगा और एक इसमें से हाइट होगी, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, उसकी हाइपोटेनियस होती है। तो एक ये हाइपोटेनियस, एक बेस होगा और एक हाइट होगा। तो ये कितना हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 50, तो 25 माइनस 50, तो यही होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हुआ कितना 25 पाई माइनस में 50। अब देखो ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, देखो ये कितना है 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब। और अगर मैं इसके अंदर से डिवाइड हटाती हूँ तो मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अभी रेसिप्रोकल करने से पहले आप इसको बहुत गौर से देखो, ये है 0.25, अभी मैं क्यूब नहीं लगा रही। अगर मैं इसमें से 5 कॉमन लूँ, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया, ये डेसिमल हटा के 100 नीचे लिख दिया, ऊपर क्या बचा 5 बचा। अगर मैं अगेन इसके अंदर डेसिमल पुट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 0.05। और अगर मैं इसमें से भी 5 कॉमन लूं, 0.05 का डेसिमल हटाया और कॉमन लिया मतलब 5 से डिवाइड करा, तो ये कितना बचा 1, और इसके अंदर डेसिमल पुट करेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा 0.01 का क्यूब। मैंने क्यूब लगा दिया, प्लस तो मैंने 5 कॉमन लिया मतलब 5 का क्यूब कॉमन लिया इसमें से। इतनी बात समझ में आई, ये कैसे बना, क्योंकि ये थोड़ा 0 ऐसे ना तो देखने में थोड़ा समझ नहीं आता, तो ये कैंसिल हो गया इससे। हमारे पास क्या बचा 1/5 का क्यूब 125, आप इसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.008। सो फाइनल आंसर रह जाएगा 0.008। सो आज के इस वीडियो के अंदर हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सेकेंड शिफ्ट के। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और जितना आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपको लगता है किसी आपकी फ्रेंड और फैमिली के लिए हेल्पफुल है, डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।